व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिप्लोमेटिक एजेंट एंड इट्स इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस। In this video we will discuss about who they are, types of diplomatic agents, how they selected immunities and privileges that are enjoyed by diplomatic agents। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रिसीव हो सके। डिप्लोमेटिक एजेंट्स को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एजेंट्स भी कहा जाता है, एम्बेसडर भी कहा जाता है। इनकी कैटेगरीज और वैरायटीज या टाइप्स है। वी विल डिस्कस इट इन दिस वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन आवर टुडे लेक्चर। Who are diplomat and what they do? A person appointed by national government to conduct official negotiations and maintain political, economic and social relations with another country or countries। जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के नेशनल से ताकि वो स्टेट की ऑफिशियल नेगोशिएशंस को मेंटेन कर सके, पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स लाइक ट्रेड वगैरह एंड सोशल रिलेशंस जो हैं एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ जो ताल्लुक आते हैं उनको बेहतर करने के लिए, दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस बनाने के लिए जिस पर्सन को मुंतखब किया जाता है उसको डिप्लोमेट कहा जाता है। अ डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफिसर स्पेशलाइज्ड इन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ डिप्लोमेटिक वर्क एंड डील्स विद फॉरेन पॉलिसी। अ डिप्लोमेट हैज द अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल एंड डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट। Most countries divide diplomatic responsibilities into three main categories. These are political responsibilities, economic responsibilities and consular services. So, जो डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफिसर होता है वो अपने प्रैक्टिकल काम में जो है वो माहिर होता है और वो फॉरेन पॉलिसी के साथ डील करता है। तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो किसी भी स्टेट की रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उनका नेशनल इंटरेस्ट होता है, उनके इंटरेस्ट होती हैं जो वो किसी सोसाइटी किसी स्टेट का साथ रिलेशन बनाते वक्त को परस्यू करते हैं। यानी कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जब रिलेशन बनाती है तो उनके कुछ इंटरेस्ट होती हैं। वो इंटरेस्ट पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, किसी भी किस्म की हो सकती हैं। तो जो डिप्लोमेट होता है वो अपने प्रैक्टिकल वर्क में जो है वो माहिर होता है। उसके बाद डिप्लोमेट के पास ये मौका होता है कि वो इंटरनेशनल एरिना में इन्फ्लुएंस कर सके डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट को। उसके बाद हम जो है डिप्लोमेट के वर्क को तीन कैटेगरीज में, इनकी जिम्मेदारियों को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसमें पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रेड, टैरिफ्स वगैरह आ जाते हैं, काउंसलर सर्विसेज आ जाती है। अच्छा, काउंसलर सर्विसेज आर द सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द डिप्लोमेट टू द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ दैट स्टेट। मीन्स ये कि अगर आप किसी कंट्री के रहायशी हैं और आप किसी दूसरी कंट्री में मूव कर जाते हैं तो आपको वहां पर जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, काउंसलिंग के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपका इन्वेस्टर होगा, उस चीज को काउंसलर सर्विसेज कहा जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स। According to Vienna Convention, which was held in 1961 in Vienna on diplomatic relations, diplomatic agents are of three types. ये जो वियना कन्वेंशन है ये 1961 में वियना में जो थी हुई थी और ये मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशंस ट्रीटीज वगैरह इसमें काफी सारी साइन हुई थी। उसमें इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो हाउ स्टेट फॉर्म इट्स रिलेशंस विद अदर स्टेट, इस तरह और काफी चीजें जो है वो वियना कन्वेंशन में डिस्कस की गई थी। सो एम्बेसडर एंड लीगेट्स। एम्बेसडर एंड लीगेट्स आर द डिप्लोमेटिक एजेंट्स ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंप्लीटली सॉवरन स्टेट। They are either appointed as ambassador or permanent representative appointed by Pope or called legates। अच्छा, एम्बेसडर और लीगेट्स में पहला बुनियादी फर्क इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर कोई डिप्लोमेटिक एजेंट को परमानेंटली फर्स्ट कैटेगरी में अपॉइंट किया जाए तो उसको लीगेट कहा जाएगा। अगर उसको एक छोटे से टेन्योर के लिए या एक स्पेसिफिक वर्क के लिए फर्स्ट कैटेगरी में अपॉइंट किया जाए तो उसे एम्बेसडर कहा जाएगा। और एम्बेसडर जो होते हैं वो फर्स्ट स्टेटस होता है इनका, फर्स्ट कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव एजेंट होते हैं किसी भी सोवरन स्टेट के, और इनको जो है वो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट का हेड या प्रेसिडेंट, स्टेट ऑफ हेड। अच्छा, यहाँ पे वेरी करता है। अगर आपके स्टेट में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज द हेड ऑफ स्टेट। सो इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो आपको जो एम्बेसडर या लीगेट्स होंगे तो ये प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेगा। इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, in this case, as we know that
Prime Minister is the head of the government and President is the head of state. And in parliamentary form of government, either ambassador delegates are selected by President or Prime Minister or both of them. इसके बाद आ जाता है मिनिस्टर प्लेनिपोटेंशियरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनवॉइस। अच्छा जी, ये सेकंड कैटेगरी है डिप्लोमेटिक एजेंट्स की, और इनकी जो स्टेटस होता है वो एज कम्पेयर टू एम्बेसडर डेलीगेट्स वो इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस लेस एंजॉय करते हैं। इनको भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, इनका भी सेम क्राइटेरिया जैसे एम्बेसडर डेलीगेट्स का है। उसके बाद आ जाता है चार्ज डी अफेयर्स। चार्ज डी अफेयर्स आर द डिप्लोमेटिक एजेंट्स ऑफ लास्ट कैटेगरी। The main reason for this is that they are not appointed by the head of state. They are appointed by the foreign minister of state. In this, in right and status, they are considered below the minister resident. अच्छा, चार्ज डी अफेयर जो है ये थर्ड कैटेगरी है, लास्ट जो कैटेगरी है डिप्लोमेटिक एजेंट्स की। इनको जो बेसिकली अपॉइंट किया जाता है, ये इनकी अपॉइंटमेंट होती है फॉरेन मिनिस्टर की। अब फॉरेन मिनिस्टर वो होता है जो आपके फॉरेन रिलेशंस को डील कर रहा होता है किसी भी कंट्री या स्टेट की, तो वो जो है वो चार्ज डी अफेयर्स को अपॉइंट करता है। और इनकी मराहत जो है इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस जो ये इंजॉय करते हैं वो एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी ये लेस इंजॉय करते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस। नाउ मूव ऑन। इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन। इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ that the diplomatic agents enjoy immune from civil and administrative jurisdiction. Under this immunity, no suit can be filed against diplomatic agent for recovery of debt. He cannot be arrested in action for debt recovery, and his property cannot be seized and sold. अच्छा, जो इम्यूनिटीज होती हैं उसमें सबसे पहली इम्यूनिटी ये है कि इनको इम्यूनिटी हासिल होती है, इनको तहफ़्फ़ुज़ होता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और जुरिस्डिक्शन से। इससे मतलब ये है कि कोई भी पर्सन के जिस कंट्री में कोई भी डिप्लोमेट रिजाइड कर रहा है अदर कंट्री स्टेट में फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो कोई भी जो पर्सन है वो इस पर क्लेम नहीं कर सकता जी कि इसने मेरी जो है वो अमाउंट इतनी जो है वो देनी है, ना उस पर इस तरह का कोई केस जो है वो चार्ज होता है। इसी तरह कोई इनके ऊपर चोरी का केस नहीं कर सकता, इससे ये बरियो जुमा होते हैं। इसी तरह इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना ही उनको रोका जा सकता है, ना ही सीज किया जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। इसके बाद आ जाती है इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। जी, डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैव आल्सो बीन गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 31 ऑफ वियना कन्वेंशन 1961. It has been provided that diplomatic agents shall be immune from the criminal jurisdiction of the state. It means that the keeping state shall not prosecute and penalize any diplomatic agent under any circumstance. Even he cannot be arrested, but it does not mean that he can behave as he like in keeping state. It is the duty that he should obey all rules and laws of keeping state and should not do such act which is inconsistent with the internal system of keeping state. If any misconduct is done by him, the keeping state may suspend him and ask him to leave the country. अच्छा जी, डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो होते हैं इनको क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो होते हैं इससे भी इनको तहफुजात होते हैं। लाइक अगर लेट्स सपोज एक जगह जहाँ पे कोई क्राइम सीन हुआ है या किसी का मर्डर हुआ है और उस जगह पे डिप्लोमेटिक एजेंट किसी भी कैटेगरी का वो मौजूद हो, तो कोई भी केस कोई भी स्टेट में वो रिजाइड कर रहा हो रह रहा हो, तो वहाँ की अदालत जो है वो इन्हें ये नहीं कह सकती जी कि आप वहाँ मौजूद थे, आप आके अदालत में पेश हों और ये जी सारी कार्रवाई बताएं कि कौन किसने ये मर्डर किया वगैरह वगैरह। इसी तरह ना ही इन पे कोई चार्ज क्रिमिनल जो है वो लगाया जा सकता है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इनको ना ही तो जज के सामने पेश किया जाता है, ना ही कोई इनके ऊपर इंक्वायरी होती है तो ये कोई ना कोई गलत काम करें। अगर कोई इसी तरह अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट या स्टेट लॉज को डिसोबे करता है, कोई गलत काम करता है, मिसकंडक्ट हो जाता है, तो जो जिस स्टेट में वो रह रहा होता है तो वो इसकी जो स्टेट होती है वो इस मिसकंडक्ट पर इसको सस्पेंड करती है और इसको वापस इस कंट्री भेज दिया जाता है। और देन फिर जो उस जिस कंट्री से वो आया होता है डिप्लोमेटिक एजेंट जिस कंट्री से होता है, तो फिर उस कंट्री के लॉज एंड रूल्स के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाता है। उसके बाद आ जाती है इम्यूनिटी रिगार्डिंग रेजिडेंस। देयर इज इनवॉल्बिलिटी ऑफ रेजिडेंस ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट, एंट्री इन हाउस एंड इवन हिज हाउस cannot be searched if there is any person hidden in his house to whom the police wants to arrest. Normally the diplomatic agent surrenders such person to police. अच्छा जी, पुलिस जो होती है वो इनके घर को कभी भी इनके घर की तलाशी नहीं ले सकती। इवन के आप जो है वो एक डिप्लोमेट है, आप एयरपोर्ट से अपना सामान जो है वो लेके जाते हैं तो आपके उस सामान की भी चेकिंग नहीं होगी। तो इसके हाउस जो है डिप्लोमेटिक एजेंट है वो किसी भी कैटेगरी का हो उसकी हाउस की तलाशी नहीं ली जा सकती। और अगर कोई शख्स जो है
वो कोई मिसकंडक्ट करता है, कोई उससे जुर्म वगैरह साबित होता है या जुर्म करके इनके घर में छुप जाता है, तो तब भी जो है वो पुलिस इनके घर की तलाशी नहीं ले सकती। हाँ, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक एजेंट होता है वो खुद उस पर्सन को जो है वो सरेंडर करेगा पुलिस के हाथों, खुद उनको पकड़वा देगा। इसके बाद आ जाता है इम्यूनिटी फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन इंटरनेशनल लॉ। डिप्लोमेटिक एजेंट आर immune from payment of taxes and custom duties. According to Article 34-36 of Vienna Convention, a diplomatic agent shall be immune from payment of all the types of taxes and duties. But if any diplomatic agent wants to pay taxes in exchange for enjoyment of facilities of water and electricity, he will be allowed to pay. But if he does not pay any tax, no legal action will be taken against him. अच्छा जी, इससे मुराद ये है कि जिस कंट्रीज में डिप्लोमेटिक एजेंट रह रहा है वो उस कंट्री को टैक्स पे नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू। हाँ, अगर वो पे करना चाहे तो वो कर सकता है ताकि वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो है उसको एंजॉय कर सके, क्योंकि जिस कंट्री में वो रह रहा होता है वो कंट्री उसे पे नहीं कर रही होती, क्योंकि उसकी कंट्री लाइक एक डिप्लोमेटिक एजेंट पाकिस्तान से कनाडा गया या किसी और कंट्री में गया है, तो जिस कंट्री में गया है वो वहां पे टैक्स पे नहीं करेगा, क्योंकि जो उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग है वो उसकी अपनी ओरिजिनल कंट्री है पाकिस्तान। तो अगर वो वहां टैक्स पे करना चाहे ताकि एक्स्ट्रा फैसिलिटीज एंजॉय करे तो वो कर सकता है। राइट टू ट्रैवल फ्रीली इन टेरिटरी ऑफ द रिसीविंग स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में पाकिस्तान से दूसरी स्टेट लाइक कनाडा, ऑलरेडी मेंशन्ड इन एग्जांपल कि अगर वो कनाडा गया है तो वो वहां पे फ्रीली मूव कर सकता है। दिस न्यू राइट हैज फॉर द टाइम बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आर्टिकल 26 ऑफ Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Article 26 provides that diplomatic agents can travel in the territory of receiving state, subject of course to the condition that they cannot go to the places or the places which are important from the point of view of security of receiving state. उसके बाद आ जाता है फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑफिशियल पर्पज। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि जिस कंट्री में वो रह रहा है वो वहां पर कम्युनिकेट कर सकता है, उसे इस चीज का फ्रीडम हासिल होता है ताकि वो जिस मकसद के लिए गया है उस मकसद को पूरा कर सके। इस चीज को जो है वो आर्टिकल 27 वियना कन्वेंशन जो है वो डील करती है। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दैट दे प्रोवाइडेड फ्रीडम टू कम्युनिकेट विद देयर होम स्टेट इन कनेक्शन विद देयर फंक्शन एंड ड्यूटीज।